हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग दिसंबर 2024 में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तथा इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 के लेसन 1 और 2 में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हुए हैं उन सभी को हम एक नोट्स के रूप में कवर करेंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। यह क्लास 6 का विज्ञान है। क्लास 6 लेसन 1 पाठ का लेसन का नाम है, जो पहले लेसन का नाम है वह है विज्ञान का अनूठा संसार, जिसमें जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि विज्ञान क्या है। तो यह डेफिनेशन आप सभी लोग जानते ही हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। साथियों, आप सभी को हम बताते चलें कि अन्य सभी की तरह हम बुक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। हम उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को हमने कवर किया है। आपको बुक पढ़े बिना इस नोट्स के माध्यम से सभी बिंदु कवर हो जाएंगे। कोई भी बिंदु हमने छोड़ा नहीं है। इसमें जो भी बिंदु लिए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। उसमें जो विज्ञान का अनूठा संसार है उसमें जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है। आप सभी लोग इस बिंदुओं को याद करते जाइए कि सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो पूरे बुक का है वो निचोड़ किया गया है और पहले लेसन में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब हम आते हैं विज्ञान के लेसन 2 पर। लेसन 2 है आपका सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। यह वीडियो जो है यह नोट्स पर आधारित है। बुक में से पूरे नोट्स को कवर किया गया है, पूरे महत्वपूर्ण बिंदु को कवर किया गया है। उसके बाद यह नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अन्य लोग इस नोट्स को पैसे के माध्यम से बेचते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए हमारा फ्री रूप से यह आपके लिए सहयोग है, जिसे आप लोग देख करके, समझ करके अपने सीटेट की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेसन 2 सजीव जगत में विविधता, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम कवर करते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो पहला बिंदु है उस लेसन का, लेसन 2 का, कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। जो कोई भी विशेष क्षेत्र होता है वहाँ पर जो भी पौधे और जंतुओं में जो विविधता होती है उस क्षेत्र की जैव विविधता का ही वह भाग कहलाता है। आगे उसमें दिया हुआ है कि गुलाब का जो पौधा है वह झाड़ी का उदाहरण है। जैसे आपके स्टूडेंट में प्रश्न बन गया कि गुलाब का पौधा जो है वो किसका उदाहरण है, और आपके ऑप्शन दे दिया कि क्रीपर है या फिर झाड़ी है या साग है या इसमें से कोई नहीं है। तो आपका जो उदाहरण होगा वह होगा गुलाब का पौधा झाड़ी का उदाहरण है। आगे देखते हैं जो अगला पॉइंट है। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें साग कहा जाता है। इन्हें साग कहा जाता है। साग कहा जाता है, जैसे टमाटर का पौधा। अर्थात जो भी पौधा आकार में छोटा होता है और उनके तने कोमल और हरे होते हैं वो सभी साग के अंतर्गत आते हैं। जैसे टमाटर का पौधा, हम इसको चित्र के माध्यम से भी आपको दिखा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ साग है, एक तरफ झाड़ी का पौधा है। अभी आप पढ़े हैं कि गुलाब का जो पौधा है वह झाड़ी के अंतर्गत आता है। यह गुलाब का पौधा है, यह झाड़ी के अंतर्गत आता है। और ये आपके सामने टमाटर का पौधा है और यह साग के अंतर्गत आता है। ओके, आप फिगर देख ले तो आपको हमेशा याद भी रहेगा। गुलाब का पौधा झाड़ी और टमाटर का पौधा साग के अंतर्गत आते हैं। आगे जो देखते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बुक में दिया हुआ वो पॉइंट है कि कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है।
इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। जो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिनके तने बहुत दुर्बल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, तो उनको ऊपर चढ़ाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, मतलब किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वह आरोही लता कहलाते हैं या फिर क्लाइंबर कहलाते हैं। उसका भी हम लोग उदाहरण के तौर पर जैसे देखते हैं, जैसे करेले का पौधा, नेनुआ का पौधा, तुरई का पौधा, ये सभी पौधे जो होते हैं क्लाइंबर होते हैं। ये पौधे जो हैं किसी न किसी माध्यम के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं और फल-फूल लेते हैं। और जो है कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको बिसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। अब प्रश्न आ गया कि जो पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं उसे कैसा पौधा कहते हैं? तो आपके आंसर हो जाएँगे बिसर्पी लता या क्रीपर, बिसर्पी लता या क्रीपर। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह आपके सामने एक चित्र है, एक पौधा है जो किसी सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यह आपका आएगा क्लाइंबर। यह पौधा जो है यह क्लाइंबर आएगा, अर्थात आरोही लता है यह पौधा। और जो आगे हम देखते हैं, आगे है वाटरमेलन अर्थात तरबूज का पौधा। तरबूज का पौधा जो है यह आपका होता है जो ज़मीन पर रेंगते हुए, मतलब ज़मीन पर फैल कर बढ़ता है, यह बिसर्पी लता है। यह क्या है? बिसर्पी लता अर्थात क्रीपर है। तो बिसर्पी लता अर्थात क्रीपर के उदाहरण क्या हो जाएँगे? तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सभी जो हैं बिसर्पी अर्थात क्रीपर के अंतर्गत आएँगे। तो हम लोग देख लिए कि साग में हो गया आपका टमाटर का पौधा, झाड़ी में हो गया आपका गुलाब का पौधा, आरोही लता अर्थात क्लाइंबर में जो है, आरोही लता या क्लाइंबर में आपका हो गया नेनुआ, तुरई का पौधा। और बिसर्पी लता या अर्थात क्रीपर में जो है वाटरमेलन, कोहड़ा, कोहड़ा, तरबूज, ये सभी पौधे क्या हो गए? आपके क्रीपर पौधे में आ गए। आगे देखते हैं जो लेसन 2 में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है कि पौधों की जो पत्तियों पर पतली रेखाएँ सिराएँ कहलाती हैं। जो पत्तियों पर रेखाएँ होती हैं, वह सिराएँ कहलाती हैं। पत्तियों पर पतली रेखाएँ सिराएँ कहलाती हैं। अगला पॉइंट है आपका गुड़हल की पत्तियों में। अब प्रश्न आ गया कि गुड़हल की पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? तो गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। साथियों, यह पूरे बुक का महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरे बुक को न पढ़ करके इस सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ करके ही आप लेसन 1 और 2 कवर कर सकते हैं। ऐसे ही हम आप सभी को एनसीईआरटी साइंस के पूरे लेसन कवर कराएँगे। आज के लिए आपके सामने सिर्फ लेसन और 1 और 2 प्रस्तुत है। तो गुड़हल की पत्तियों में जो शिरा विन्यास होती है वह जालिका रूपी होती है। अगला पॉइंट जो है वह है कि केले व घास की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता। तो केले व घास की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आपके सामने आ गया कि देखिए फिगर के सामने हम इसको देख सकते हैं कि आपके सामने चित्र है, केले का पत्ता है, घास का भी पत्ता है और एक गुड़हल का पत्ता है। तो गुड़हल के पत्ते को हम देखते हैं, इसकी जो संरचना बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो संरचना है ऐसे है, मतलब यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे तो ये सब संरचनाएँ जो होती हैं जालिका रूप में होती हैं। तो गुड़हल की जो पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है, वह सब जालिका रूपी होता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। लेकिन अब यहीं पर केले का पत्ता हम देखते हैं, तो जो केले का पत्ता आप देख रहे हैं, यह समांतर शिरा विन्यास है। आप देख सकते हैं कि देखिए, ये ऐसे है, सब जो है शिरा विन्यास क्या है? समांतर रेखा में है, समांतर है। वैसे ही घास के में भी है, घास में भी देखिए, जो भी शिरा विन्यास आपका दिख रहा होगा, यह देखिए, ये सामने है, सब समांतर रेखा में है। तो आप यह कह सकते हैं कि केले व घास की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि बीज व देख एक 1 मिनट 1
देखिए, बीज बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जो बीज होते हैं, सीड होता है जो, वह बीज आवरण के अंदर यानी कि सीड कोट के अंदर जो 2 भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग को हम बीजपत्र या कोटिलीडन कहते हैं। जैसे चना का बीज है, आपके दिमाग में याद आ रहा होगा कि चना का जो बीज है, उसके ऊपरी परत को हम सीड कोट कहते हैं या बीज आवरण कहते हैं। अगर वह बीज आवरण जो है या सीड कोट को अगर आप हटाते हैं, तो चना 2 भागों में विभक्त हो जाता है। वही जो 2 भाग होते हैं या प्रत्येक भाग जो होते हैं, वह बीजपत्र कहलाते हैं। अर्थात कुछ पौधे लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 भाग नहीं होते हैं। देखते हैं, जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री, डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। और मक्का के बीज में एनसीईआरटी बुक में उदाहरण के साथ दिया हुआ है कि मक्का के बीज में जो है एक पतला बीजपत्र होता है। और मक्का का बीज आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि मक्का का बीज जो होता है, उसका जो सीड कोट होता है एकदम पतला होता है, और उसके बीज कोट को आप सीड कोट को हटाते हैं तो उसमें 2 बीजपत्र नहीं दिखने को मिलते हैं। तो अर्थात मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, और ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री अर्थात मोनोकाटिलिडन्स या मोनोकाट कहा जाता है। मतलब ऐसे बीज जिनके सीड कोट के अंतर अर्थात बीज पत्र के अंतर एक ही भाग होता है, वैसे एक ही पतला बीज पत्र होता है, तो उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। और जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। इसे भी हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं। एक चना का बीज है आपके सामने, यह चना का बीज है, द्विबीजपत्री बीज है चना। देखिए, यह 2 भागों में बटा हुआ है चना, ये द्विबीजपत्री हो गया। और मक्का देखिए, मक्का का जो बीज होता है वह सिर्फ सिंगल होता है, वह 2 भागों में नहीं बढ़ता है, वह इसलिए एक बीजपत्री है। तो आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है, आपके सामने कई ऑप्शन रहेगा, तो उसमें एक चना भी है और मक्का जो है वह एक बीजपत्री है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, बस आप जानते रहिए कि चना जो है द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है और मक्का जो है एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। दोनों के बारे में हमने बता दिया कि द्विबीजपत्री का अर्थ होता है कि सीड आवरण के यानी कि बीज आवरण के अंदर अगर 2 बीजपत्र होंगे तो वह द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा, और यदि बीज आवरण के अंदर सिर्फ एक ही बीजपत्र होगा तो वह एक बीजपत्री के अंतर्गत। आगे हम सभी लोग देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वह द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसलाजड़ होता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो है जालिका कैसा शिराविन्यास होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, और जड़ जो होता है वह मूसलाजड़ तंत्र होता है। अगला पॉइंट है, एक बीजपत्री पौधों में जो एक बीजपत्री पौधा होता है, एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास होता है। कैसा शिराविन्यास होता है, समांतर शिराविन्यास होता है, और जड़ कैसी होती है, वह झकड़ा जड़ होती है। द्विबीजपत्रियों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसलाजड़, एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़। ठीक, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। द्विबीजपत्री में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसलाजड़ तंत्र, एक बीजपत्री में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़। सभी लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। आगे एनसीईआरटी बुक में एक साइंटिस्ट के परिचय के बारे में दिया है, तो उसे भी हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। ये जो फिगर आपके सामने है जानकी अम्माल का है, जानकी अम्माल जो हैं एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इससे प्रश्न बन गया कि जानकी अम्माल का क्या योगदान था। तो जानकी अम्माल का जो योगदान था वह साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उनका था। आगे है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत के पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। तो इसे भी एक नज़र आप लोग ध्यान दे लीजिएगा।
आगे है एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 2 में जो दिया हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु, वह आपका है सफलता की कहानी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। इसी पे ध्यान दे लीजिएगा। आप लोग वीडियो स्किप न करिएगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते जाइएगा, क्योंकि ये पूरे बुक का निचोड़ है, इसमें एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। तो इसमें जो है कि यह केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। ठीक, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 2 में जो अगला पॉइंट है सालिम अली। इनसे प्रश्न बनता है। सालिम अली एक साइंटिस्ट है, इनको देखिए। सालिम अली, देखते हैं। सालिम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। सालिम अली जो थे पक्षियों में विविधता को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा किया। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों में अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट पक्षी अभयारण्य, मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत की पक्षी पुरुष, अब देखिए यही प्रश्न बन गया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सालिम अली को भारत का पक्षी पुरुष अर्थात बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली को कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इस सालिम अली टॉपिक से जो यह मुख्य रूप से यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सालिम अली। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है लेसन 2 में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले लिया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे है कि शुष्क मरुस्थल जो है दिन में, सॉरी यह दिल है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, यह हो जाएगा आपका दिन, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा दिन। दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंड होते हैं। जो शुष्क मरुस्थल होते हैं वह दिन में अत्यधिक गर्म होते हैं और रात्रि में अत्यधिक ठंड होते हैं। अगला पॉइंट जो है थल पर रहने वाले जंतु, पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 2 में जो मुख्य पॉइंट है उन सभी को कवर किया गया है। तो उसमें यह है कि थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। इसका उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, यह थलीय आवास के मुख्य उदाहरण। आगे देखते हैं जल में रहने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं, अर्थात जो जल में जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, उनके आवास को जलीय आवास कहते हैं। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि तालाब, झील, नदियां, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। यह ली की मात्रा छूट गया है, जलीय आवास के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं
जो जल और थल दोनों में रहता है। जल में जो रहा वो जलीय हो गया, जो थल पर रहा वो थली हो गया। लेकिन जो जल और थल दोनों पर है उसे क्या कहेंगे? उसे उभयचर कहेंगे। देखते हैं, जल तथा थल दोनों पर रहने वाले जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं। आगे है, आवास की क्षति से। आवास की क्षति से जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे एवं जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जैव विविधता को संरक्षित रखना चाहिए। आगे देखते हैं, इस किताब में और भी जानो के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। परंपरागत रूप में संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। एक कई प्रकार के औषधियों के पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगा सकते हैं। यह जो बुक है उस बुक में यह दिया हुआ है। तो इससे तो बहुत कुछ बनता महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने यह प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे जो है क्लास 6 के लेसन 2 में जो अगला पॉइंट है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोड़ावड़ यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनकी आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। अब प्रश्न पहला बनेगा कि 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी, मतलब बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आरंभ किया गया था। आगे है, चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना यानी कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोड़ावड़ के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिगर्स के माध्यम आप देख सकते हैं, यह बंगाल बाघ है, यह चीता है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आगे है, आगे जो है नीलगिरी के 16 वन में बुरांस, रोडोडेंड्रॉन्स के कम ऊंचाई वाले पौधे पाए जाते हैं। जो नीलगिरी, अब इसमें प्रश्न कई बन सकता है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी में। तो नीलगिरी के 16 वन में बुरांस अर्थात रोडोडेंड्रॉन के कम ऊंचाई वाले पौधे पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां भी छोटी होती हैं। आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने फिगर भी है। यह देखिए पाया जाता है कहाँ? यह नीलगिरी पर्वत पर है। यह छोटी आकृति इसकी है, इसके पत्ते भी छोटे हैं। लेकिन यही अब इसके अपोजिट देखते हैं, जो सिक्किम में पाया जाता है पौधा, जो सिक्किम में बुरांस रोडोडेंड्रॉन के पौधे होते हैं वह लंबे होते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि किस क्षेत्र में लंबे होते हैं और किस क्षेत्र में छोटे होते हैं। यह वहाँ के अनुकूलन की वजह से होता है, वहाँ की परिस्थिति की वजह से होता है कि नीलगिरी के 16 वन में जो बुरांस रोडोडेंड्रॉन के पौधे होते हैं वह कम लंबाई के होते हैं, लेकिन वहीं सिक्किम में जो होते हैं रोडोडेंड्रॉन के जो पौधे होते हैं वह बड़े आकृति के होते हैं। इस तरह से हम सभी लोग लेसन 1 और लेसन 2 एनसीईआरटी साइंस का लेसन 1 और 2 कवर कर लिए। इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार या 2 बार आप लोग देख लेंगे तो इसके सभी पॉइंट्स आप सभी को याद हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अपने सुझावों को हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।